हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 करवाएंगे। एस के मापा बुक का पेज नंबर 152 नाइन्थ एडिशन बुक है। ओके, एंड वर्कड एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 5 सब सीक्वेंसेस के ऊपर एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? इस सीक्वेंस un इज डिफाइंड बाय un इज ग्रेटर देन 0। मतलब वो जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। एंड un प्लस वन इज इक्वल टू 6/1 प्लस un फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और कुछ इस तरह से उसके जो टर्म्स है वो डिफाइन किए हुए हैं। ये एक रिकरेंस रिलेशन है। un प्लस वन की जो टर्म आएगी वो अपने पिछले टर्म un को यूज करके इस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी हुई है। एक डेफिनेशन ये दी हुई है कि un जो है वो 0 से बड़ा रहेगा हमेशा, और एक है un प्लस वन जो है वो 6/1 प्लस un के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें पूछा क्या है? हमें प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट द सब सीक्वेंसेस u2n माइनस वन एंड u2n कन्वर्स टू ए कॉमन लिमिट। ये वाली सीक्वेंस और ये वाली सीक्वेंस, u2n माइनस वन वाली सीक्वेंस और 2n वाली सीक्वेंस, ये दोनों ही कॉमन लिमिट को कन्वर्ट करेंगे। पहली बात तो ये प्रूव करवा रहा है। और दूसरा क्या है? फाइंड करवा रहा है un की लिमिट, जो ओरिजिनल हमारी सीक्वेंस थी उसकी लिमिट ये फाइंड करवा रहा है। तो इसको देखते हैं कि इसके अप्रोच कैसे बनाएंगे, कैसे इसको करेंगे, इसको सब सीक्वेंसेस को कैसे लेकर के आएंगे, दोनों को कॉमन लिमिट तक कैसे लेकर के जाएंगे, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो दिया हुआ है इसकी मदद से हमें ये कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्यूशन। इंट्यूशन देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए इसको। उसके बाद में हम देखेंगे इसका फॉर्मल मेथड, कि इसको फॉर्मल मेथड से सोल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले हम इंट्यूशन के लिए कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में हम फॉर्मल मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले देखते हैं इंट्यूशन। तो इस सीक्वेंस को देख करके हमें ये पता चलता है कि u2n माइनस वन एंड 2n, ये दोनों ही सीक्वेंस मिल करके un जो सीक्वेंस है उसको कवर कर देती है, उसको पूरा कर देती है। जैसे un सीक्वेंस है वो अगर l को जाती है तो उसकी सारी सब सीक्वेंसेस भी l को जानी चाहिए, अगर ये मोनोटोन है तो। ठीक है, अभी देखो u2n एंड u2n माइनस वन, ये दोनों सीक्वेंस मिल करके अगर दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट l को जाती है तो ये दोनों इंप्लाई कर देती है कि un को भी l को जाना चाहिए, l को कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो u2n और u2n माइनस वन ये दोनों सीक्वेंसेस मिल करके un सीक्वेंस को कंप्लीटली कवर कर लेती है। un की एक भी टर्म नहीं छूटती है u2n में और u2n माइनस वन में। ये दिखती कैसी है ये सीक्वेंस, ये बनेंगी कैसी? ठीक है, हाँ, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? u2n एंड u2n माइनस वन, ये दो सीक्वेंसेस कैसे हम बनाएं, ठीक है, या कैसी दिखेंगी ये सीक्वेंस, है ना, ये हमें चाहिए। तो ये लेने के लिए, ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि u2n जो सीक्वेंस है, u2n वो कैसी दिखेगी। अगर उसको हम बनाते हैं n की वैल्यू 1 2 3 4 रख करके, तो यहाँ पर कुछ u2 आएगा, u4 आएगा, u6 आएगा, u8 आएगा, इसी तरह से इवन नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें कि u टू एन माइनस वन जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बनेगी? यू टू एन माइनस वन जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी यू वन, यू थ्री, यू फाइव, यू सेवन, इस तरह से चलती जाएगी। तो देखो सारे ओड नंबर्स को इस सीक्वेंस ने कवर कर लिया, और सारे इवन नंबर्स को इस सीक्वेंस ने कवर कर लिया। तो पूरी दोनों सीक्वेंस मिल करके कंप्लीटली यूएन को इन्होंने कवर कर लिया ना। तो अगर दो सीक्वेंसेस जो एक सीक्वेंस को कवर कर लेती है, अगर दो सब सीक्वेंसेस किसी एक सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंसेस जो पूरी अपने जो पेरेंट सीक्वेंस है, ये पेरेंट सीक्वेंस है, इस पेरेंट सीक्वेंस की सारी टर्म्स को कवर कर लेती है मिल करके, तो अगर वो दो सब सीक्वेंसेस सेम लिमिट को जाती है,
मान लो ये भी एल को जा रही है और ये भी एल को जा रही है, तो ये इंप्लाई कर देता है कि ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसको भी एल को कन्वर्ज करना होगा। ठीक है, यहाँ तक का इंट्यूशन मिला आपको, ये चीज पता चली। ओके, अब देखते हैं आगे। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम u2n एंड u2n माइनस वन, ये दोनों सीक्वेंस डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हमें जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया है un प्लस वन एंड un के बीच में। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक u2n एंड u2n माइनस वन directly, we just focus on individual terms and make relations between them. Like for example, हम क्या करेंगे ना कि ये जो टर्म्स हैं u1, u2, u3, u4, इनके बीच में हम रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे। इनके बीच में हम रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे ताकि हमें कुछ u1, u2, u3, u4 इन टर्म्स के अंदर रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे हम, ताकि हमें पता चल सके कि सीक्वेंस जो है वो दिखती कैसी है। अगर ये हमें पता चल जाता है कि सीक्वेंस दिखती कैसी है, देन हम बता पाएंगे कि, और वहां वहीं से हमें ये चीज पता चल जाएगी कि u2n जो है उसका नेचर क्या है और u2n माइनस वन जो है उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक जो इनके जो अलग अलग टर्म्स है उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो हम फिलहाल के लिए u1, u2, u3 एंड u4 को उठा करके क्या करने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे कोशिश कि u1 जो है u2 से बड़ा है या फिर u1 u2 से छोटा है, कौन सा इनमें से सही है। u2 u3 से बड़ा है या फिर u2 u3 से छोटा है, इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, इन दोनों में से भी एक ही सही हो सकता है। इसी तरह से u2 एंड u4 के अंदर रिलेशन देखेंगे, है ना, u4 बड़ा है या फिर u4 छोटा है u2 से, इन दोनों में से भी एक ही सही हो सकता है। इस टाइप की चीजें हम करने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था कुछ इस तरह का बना करके कि u1 u2 u1 u3 और उसके बाद में क्या आया था u5, इस तरह से सीक्वेंस चलती जा रही थी और फिर कहाँ आकर के रुकी थी u6 u4 एंड u2। इस टाइप का हम कुछ अगर बना देते हैं तो हमें डायरेक्ट u2n माइनस वन एंड u2n इस ये सीक्वेंस डायरेक्टली हमें मिल जाएगी। ऐसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बनाने के लिए हमें इनइक्वालिटी चाहिए, इन दोनों के बीच की इनइक्वालिटी, इन दोनों के बीच की इनइक्वालिटी, इसके और इसके बीच की इनइक्वालिटी, इसके और इसके बीच की इनइक्वालिटी, इसके और इसके, मतलब एक तो इवन वाले टर्म और ओड वाले टर्म के बीच की इनइक्वालिटी चाहिए हमें, पहली बात। दूसरी बात, हमें इवन जो ओड वाली जो टर्म्स हैं वो बढ़ने के साथ साथ मतलब उनका जो इंडेक्स बढ़ रहा है, जैसे 1, 3, 5, तो टर्म्स बढ़ रही है या घट रही है, हमें ये चीज पता करनी है। ठीक है, या फिर वो मोनोटोनिकली बढ़ रही है या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, या फिर वो ओसिलेट कर रही है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अभी इंट्यूशन की ही बात कर रहा हूँ। हम इसका फॉर्मल जो मेथड है वो इंट्यूशन लेने के बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सो व्हाट वी हैव, अब देखते हैं इसका फॉर्मल मेथड। ठीक है, फॉर्मल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सो व्हाट वी हैव इनइक्वालिटी, हमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, un प्लस वन इज इक्वल टू 6 ओवर 1 प्लस un, ये इनइक्वालिटी दी हुई है हमें। ठीक है, ये इनइक्वालिटी दी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो u2n माइनस वन एंड u2n ये डायरेक्टली हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम इन टर्म की मदद से इसकी इंडिविजुअल टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमें गिवन नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसकी मदद से इनकी इनकी इंडिविजुअल टर्म्स निकालने की हम कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से un प्लस वन माइनस un करके इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं कि ये जो un जो सीक्वेंस है वो
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, बाउंडेड है, कैसी है, क्या है, वो सब यहाँ से पता चलेगा हमें। तो यहाँ से हम 6/1 प्लस un माइनस un जब करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 6 माइनस un स्क्वायर ओवर 1 प्लस un। ओके, अब यहाँ से इसके जब फैक्टर्स हम करते हैं तो फैक्टर करने पर हमें क्या मिलता है, एक मिलता है हमें 3 प्लस un एंड मिलता है हमें 2 माइनस un, ठीक है, ओवर 1 प्लस un। ये हमें ये दोनों फैक्टर्स हमें इसके मिल जाते हैं। ओके, अभी देखो एक बात बताओ कि ये जो un जो है वो हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर्स। un हमेशा पॉजिटिव है। अगर un हमेशा पॉजिटिव है और उसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, और उस un के अंदर अगर 1 ऐड कर दिया तो ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन देने में एक तो ये वाली टर्म और एक ऊपर वाली टर्म, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी ना। ये दोनों टर्म्स अपने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स को हटा दो, इन दोनों टर्म्स को हटा दो। अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 2 माइनस यू एन वाली टर्म देगी। तो यू एन प्लस वन माइनस यू एन इज इक्वल टू सिंपली 2 माइनस यू एन से हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो यहां से दो केस निकल करके आते हैं। यहां से क्या निकल करके आता है, दो केस निकल करके आते हैं। कौन कौन से, एक तो un जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा पहली बात। तो अगर un 2 से छोटा हो गया, देखो लिख देते हैं यहाँ पर, टू केसेस अराइज। पहला है un 2 से बड़ा हो गया और दूसरा है un 2 से छोटा हो गया। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। तो जब पहला केस बना तो हमारा कैसा बनेगा, देखो un प्लस वन माइनस un इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, अगर un 2 से बड़ा है, un जो है उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी ना। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमें इंप्लाई हो जाएगा कि un प्लस वन जो है वो छोटा है un से। un प्लस वन जो है वो क्या है, छोटा है किससे, un से। ठीक है, कब है ऐसा, ऐसा तब है जब un की वैल्यू 2 से बड़ी है। ये केस 1 के लिए ऐसा है, ये केस 1 के लिए ऐसा है। अभी केस 2 के लिए जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगर ये केस 1 है तो केस 1 को लिख देते हैं un 2 से बड़ा है। अब यहाँ पर लिख देते हैं un जब 2 से छोटा है। अगर देखो यहाँ से देखो un अगर 2 से छोटा हो जाएगा तो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू दो, ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी अपने को। ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव निकल करके आएगी, मतलब un प्लस वन माइनस un की वैल्यू मिल जाएगी हमें पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब कि un प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन है un। ठीक है, तो ये दो केस हमें मिल गए। ओके, ये दो केस मिल गए। इस केस ने क्या कहा, इस केस ने कहा कि सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और इस केस ने क्या कहा, इस केस ने कहा कि सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के बीच में हमने जो पॉइंट दिया कि कौन सा पॉइंट डिसाइड कर रहा है कि उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीज होगी या मोनोटोन डिक्रीज होगी। ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये रियल लाइन है, यहाँ पर 2 है कहीं पर और यहाँ पर है 0। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा un की जो वैल्यू है हमेशा 0 से तो बड़ी है, तो हम सीक्वेंस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ही लेंगे। मान लो पहला un मैंने उठा लिया यहाँ से, u1 मैंने उठा लिया यहाँ से, तो वो सीक्वेंस 2 के पहले पहले तो वो सीक्वेंस क्या करेगी, 2 के पहले पहले तो वो करेगी इंक्रीज। ठीक है,
ये मान लो 2 वाली लाइन है, तो 2 के पहले पहले तो वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और 2 के बाद में वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी वो सीक्वेंस। ठीक है, तो U1 जो है उसको चूज करने के कितने तरीके हैं हमारे पास में। U1 को चूज करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो 2 के पहले उठा सकते हैं, 0 और 2 के बीच में आ सकता है। U1 जो है वो 0 और 2 के बीच में आ सकता है, और U1 जो है वो 2 से बड़ा भी तो हो सकता है ना। तो ये दो सीक्वेंसेस, ये दो तरीके हैं हमारे पास में U1 को चूज करने के। चलो ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में जो रिजल्ट निकल करके आए हैं उन रिजल्ट को एक बार फिर से लिख लेते हैं, ताकि हमें कुछ यहाँ पर क्लियर हो सके। तो यहाँ से कि देखो, UN अगर 2 से छोटा हो जाएगा तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा कि UN की वैल्यू UN+1 से छोटी हो गई। मतलब ये इंप्लाई कर देगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, अगर UN की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है तो यहाँ से क्या इंप्लीकेशन मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा कि UN की वैल्यू 2 से UN की वैल्यू UN+1 से बड़ी हो गई, और यहाँ से सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ओके, अभी हम इसका, यहां तक तो हमें पता चल गया कि यहां से हमने रिलेशन देखा UN एंड UN+1 के बीच, इन दोनों के बीच हमने रिलेशन देख लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 को बीच में लाने की कोशिश करेंगे कि 2 से पहले और 2 के बाद में UN और UN+1 कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। अभी ना देखो, अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा हमने, और अब हम रिलेशन देखेंगे UN, UN+1 एंड 2, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन क्यों देखेंगे हम, क्योंकि जो 2 है वही तो सेपरेट कर रहा है ना इस सीक्वेंस को, कि 2 के पहले अलग टाइप है सीक्वेंस का और 2 के बाद में अलग टाइप है सीक्वेंस का। ठीक है, तो हम इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, और जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे इसका पिछला जो हमने काम किया है उसका इंट्यूशन अपने आप ही समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी माइंड के अंदर कि पिछला जो काम हमने किया है वो क्यों किया है, उसका रीजन क्या था। ठीक है, तो अभी देखो, UN जब 2 से छोटा है, अभी यहां से अगले पेज से लिखते हैं, UN जब 2 से छोटा है, UN जब 2 से छोटा है तो क्या इंप्लाई करता है कि UN+1 कितना है, UN+1 दिया हुआ है हमें 6/1 प्लस UN। देखो, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी बन सकती है, अगर UN को 2 पहुंचा दे, अगर UN 2 बन जाता है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 बन जाएगी, लेकिन इसको बोल दिया 2 से छोटा, इसको बोल दिया 2 से छोटा। अगर ये 2 से छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल जो टर्म है वो बड़ी हो जाएगी ना 2 से। ये चीज समझ में आई। ठीक है, उसके बाद में जब UN 2 से छोटा हो गया, अब UN को 2 से बड़ा बता देते हैं, UN को 2 से जब बड़ा बता देते हैं तो UN+1 इज इक्वल टू क्या है, 6/1 प्लस UN। अब देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसकी हाईएस्ट, ये जो 6/1 प्लस UN दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 हो सकती है ना, अगर यहाँ पर UN को 2 पर पहुंचाया जाए। देखो, UN को 2 पर ही क्यों पहुंचा रहे हैं हम, क्योंकि 2 के लेस, 2 से बड़ा ही तो करना, 2 पर इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि 2 के ही तो दाएं और बाएं में हमें देखना है ना। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 2 तब होगी जब ये 2 बन जाएगा, लेकिन 2 नहीं बन रहा, 2 से बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू है 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी होने के बाद में ये जो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये 2 से छोटी मिलेगी हमें। ठीक है, ये चीज समझ में आई अच्छे से। ओके, उसके बाद में अभी देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए U1, U2, U3, और U1, U2, U3 अगर हमें चाहिए तो हमें किन किन के बीच में रिलेशन बताना चाहिए, हमें रिलेशन बताना चाहिए UN, UN+1 एंड UN+2, तभी तो हमें ये तीनों टर्म्स मिल पाएंगी ना। तो हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे हम कि UN में और UN+2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच का रिलेशन तो कोई
वैल्यू नहीं रखता ना, क्योंकि देखो सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब un और un+1 के बीच का जो रिलेशन होगा वही un+1 और un+2 के बीच का रिलेशन होगा। सीन्स हमने सक्सेसिव टर्म्स का तो रिलेशन देख लिया, अब हमें एक टर्म छोड़ करके रिलेशन देखना है। हमने u1 u2 के बीच का रिलेशन तो देख लिया, अब हमें देखना है u1 और u3 के बीच का। u2 u3 के बीच का रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि u1 u2 का जो रिलेशन है वही बता देगा u2 और u3 के बीच के रिलेशन को। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ से एक चीज और इम्प्लाई कर सकते हैं ऊपर वाली चीज से। जो अभी हमने ये वाला जो रिजल्ट देखा है उस रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, इट इट फॉलोज दैट un अगर 2 से छोटा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि un की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी एंड un+1 से भी un की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी एंड un+1 की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर un की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि un तो 2 से बड़ा रहेगा, लेकिन un+1 जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा। तो 2 के लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ से 2 को बीच में बिठा दिया और उनका रिलेशन यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे un+1, un+2 निकालते हैं यहाँ पे। अब वो क्यों किया, क्यों निकाला, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं un+2। तो un+2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, un+1 निकालने की डेफिनेशन थी 6/1 प्लस तो un+2 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 6/1 प्लस un+1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमें जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए un+2 एंड un के बीच में, un+1 नहीं चाहिए हमें। तो un+1 की जगह हम क्या रख देंगे, 6/1 प्लस un। तो जब इसकी जगह हम रखेंगे तो 6/1 प्लस un। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कुछ निकल करके आता है 6/1 प्लस un/7 प्लस un। ठीक है, आप करके देखना, यही निकल करके आएगा। ओके, उसके बाद में उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम un+2 और un को माइनस कर देंगे। ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच का रिलेशन निकल सके। तो un+2 माइनस un इज इक्वल टू 6/1 प्लस un/7 प्लस un माइनस un। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6+6un माइनस 7un माइनस un² इज अपॉन 7 प्लस un। ये निकल करके आता है कुछ 6 माइनस un माइनस un²/7 प्लस un। ठीक है, उसके बाद में फाइनल जो हम देखते हैं तो un+2 माइनस un इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 माइनस un एंड 3 प्लस un। इसकी वैल्यू आती है 3 प्लस un एंड 2 माइनस un, ओवर में है 7 प्लस un। अब फिर से इसके इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जो निगेटिव हो सके। निगेटिव होने के लिए मतलब फ्री हो। तो नेगेटिव होने के लिए फ्री कौन सी टर्म है, यहाँ पर 2 माइनस un है। सिंस ये वाली जो टर्म है ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ये टर्म हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी और ये टर्म भी हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो नेगेटिव इसको कौन कर सकता है, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कौन बना सकता है, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकता है 2 माइनस un। तो यहाँ पर हम सिंपली इसके इक्वल लिख देते हैं 2 माइनस un, इक्वल नहीं मतलब वैसे देखने के लिए। ठीक है, अभी फिर से ये 2 के दाएं और बाएं में फिर से डिफाइन ये हो जाएगा, 2 के दाएं और बाएं में ये फिर से डिफाइन हो जाएगा। अगेन टू केसेस अराइजेस, अगेन टू केसेस अराइजेस। ठीक है,
दो केस फिर से बन गए। पहला केस क्या बना यहाँ पर? पहला केस बनेगा कि यूएन की वैल्यू अगर दो से छोटी है, यूएन की वैल्यू अगर दो से छोटी है, तो ये इंप्लाई कर देती है, क्या इंप्लाई कर देती है कि यूएन जो है वो छोटा होगा यूएन प्लस टू से। देखो दो से छोटा है अगर यूएन, यूएन दो से छोटा है तो दो से छोटी चीज गई, मतलब पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव बचा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यूएन प्लस टू बड़ा हो जाएगा यूएन से। अगर यूएन जो है दो से बड़ा हो जाएगा, अगर यूएन जो है दो से बड़ा हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव दे देगा ना, नेगेटिव वैल्यू दे देगा तो हम क्या कह देंगे कि यूएन जो है वो बड़ा हो जाएगा यूएन प्लस टू से। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आया है, ये एक टर्म छोड़ के रिलेशन आया है, मतलब ऊपर वाला जो रिलेशन हमने निकाला था ना, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन तो कैसे था, जैसे हमने U1 एंड U2 के बीच में रिलेशन निकाला है, ठीक है, ऐसा रिलेशन था। और जो ये वाला रिलेशन आया है, ये ऐसा रिलेशन है कि जैसे हमने U1 एंड U3 के बीच में रिलेशन निकाला है, एक टर्म छोड़ के जो टर्म आती है उनके बीच में रिलेशन निकाला है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 हम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम नाउ वी आर मेकिंग टर्म्स, वी आर मेकिंग मेकिंग टर्म्स u1 u2 u3 u4, है ना, इस तरह से टर्म्स निकालेंगे ऑन द बेस्ड ऑन कि हमने u1 कहां से चूज किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन u1 एक तो दो से बड़ा है और एक u1 जो है वो दो से छोटा है, इन दोनों किसी केसेस में हम u1 u2 u3 u4 के बीच ये जो टर्म्स है ना, वो टर्म्स हम निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो u1 जो है ना उसको दो से छोटा जब बोल दिया तो इसको मैं केस वन ले रहा हूँ, केस वन। केस वन मतलब u1 की वैल्यू हमने चूज कर ली दो से कम, मतलब हमारी मर्जी थी ना कि ये दो था ये जीरो था, यहाँ से हमने u1 ले लिया। ठीक है, ये तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं u1 और या हम यहाँ से भी u1 उठा सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो पहली टर्म हमने कहाँ से उठाई, उससे भी सीक्वेंस इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, कैसी होगी सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, तो u1 अगर हमने दो से छोटा ले लिया देन u2 जो है वो दो से बड़ा हो जाने वाला है। u1 दो से छोटा ले लिया तो u2 जो है दो से बड़ा हो जाने वाला है। ऐसा क्यों हुआ, देखो un अगर आप दो से छोटा ले लेते हो तो un प्लस वन दो से बड़ा हो जाएगा। अगली टर्म u1 जो भी आप लोगे तो अगर उसको दो से छोटा ले रहे हो तो un प्लस वन दो से बड़ा हो जाएगा। अगर आप un को दो से बड़ा ले रहे हो तो un प्लस वन जो है दो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज करके हमने यहाँ से कह दिया कि u2 जो है, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना इसको लिखते भी जाना, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख करके इसके नोट्स बनाते जाना और फिर खुद से ट्राई करना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ, मुझे खुद को समझने में इसको 2 से 3 अटेम्प्ट लगे थे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, 2 से 3 अटेम्प्ट में मैंने इसको आसान बना करके समझाया है, तो आप इसको अटेम्प्ट देना, इसको करना, करोगे समझ में आ जाएगा, ये 2 बार में समझ में आ जाएगा, 2 से 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमने U2 को डायरेक्ट बोल दिया कि U2 दो से बड़ा है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन जो अभी हमने देखा। ओके, अभी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि U1 जो है वो दो से छोटा है लेकिन U2 से बड़ा है, U2 से बड़ा है, दो नहीं, एक सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, दो से बड़ा है U2 लेकिन दो से छोटा है U1, दो बीच में फंस गया है यहाँ पर। ठीक है, इफ 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 U1 को दो से छोटा ले लिया जाता है तो ये बनेगा हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में एक रिलेशन बनेगा, इफ U2 को दो से बड़ा ले लिया जाता है तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, U2 को अगर दो से बड़ा ले लिया जाता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
U3 is less than 2 is less than U2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो, U2 को 2 से बड़ा रखना है, U2 को 2 से बड़ा रख दीजिए, ठीक है। अगर UN 2 से बड़ा है तो उसके लिए हमारे पास में रिलेशन क्या था? UN अगर 2 से बड़ा है तो उसके लिए रिलेशन क्या था? उसके पास रिलेशन था कि UN को तो 2 से बड़ा कर दो, लेकिन N के जस्ट बाद में जो आने वाला है उसको 2 से छोटा कर दो। जैसे यहाँ पर अगर n की वैल्यू 2 रख दूं, 2, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो U2 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन U3। यही रिलेशन तो मैंने वहां लिखा है, यही तो रिलेशन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। U2 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन U3, यही तो लिखा है। उसके बाद में अब U3 के ऊपर आ जाते हैं। U3 को 2 से छोटा बताया है इफ यहां से हमने क्या बता दिया? U3 को 2 से छोटा बता दिया, यहां से हमने U2 को 2 से छोटा बता दिया था, अभी U3 को 2 से छोटा बताया है। अगर यहां से तो U2 को 2 से बड़ा बताया था, यहां से U3 2 से छोटा अगर है तो हमें क्या मिलेगा कि U3 जो है वो 2 से छोटा है, लेकिन ये भी वैल्यू छोटी है किससे? U4 से। ये भी वैल्यू छोटी है किससे? U4 से। क्या ये वाला रिलेशन होल्ड कर जाएगा उसमें जो हमने अभी जो देखे थे? देखो, इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही आप देखोगे ना तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा ना इफ इधर लिखा हुआ है, मैं इसको इसी के फॉर्म में लिख देता हूँ। अभी ठीक है? तो इस तरह से ये रिलेशन चलेंगे, ये रिलेशन चलेंगे तो इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम U4 के बारे में कुछ कह सकते हैं? यहां से हमने देखा कि जो U4 है वो 2 से बड़ा है। इफ U4 की वैल्यू 2 से बड़ी है तो हम U5 के बारे में क्या कह सकते हैं कि U5 की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं यहां से, ठीक है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इस तरह से ये जो रिलेशंस हैं ये चलते जाएंगे आगे भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं क्या किया जा सकता है। इक्वेशन 2 को देख करके हम ये क्या कहा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें 2 से छोटे UN के लिए UN छोटा हो जाएगा UN+2, ठीक है। अब एक टर्म छोड़ के रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है। अब क्या देखेंगे? एक टर्म छोड़ के रिलेशन देखेंगे। तो ऐसा अगर आप देखते हो तो यहां से अगर मुझे बताना कि U1 की वैल्यू 2 से छोटा अगर मैं ले लेता हूं तो क्या ये इंप्लाई कर देगा कि U1 जो है वो UN+2 से छोटा हो जाएगा, मतलब N3 से छोटा हो जाएगा, है ना। आप इक्वेशन नंबर 2 को खोल करके देखना और फिर ये जो मैं लिख रहा हूं उसको देखना। U3 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में U3 जो है उसको 2 से छोटा अगर ले लिया जाता है तो यहां से कहा जा सकता है क्या कि U3 जो है U5 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि U1 है, फिर U2 है, फिर U3 है, उसके बाद में U5 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा आगे ओड नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इवन नंबर्स के लिए कि अगर U2 जो है वो 2 से बड़ा हो जाए, U2 जो है वो 2 से बड़ा हो जाए तो U2 और एक टर्म छोड़ के क्या मिलेगा? U4। तो U2 और U4 में क्या रिलेशन मिल जाएगा? U2 बड़ा हो जाएगा U4 से। ये कैसे आया? आप इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे, देखते ही आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में U4 को अगर 2 से बड़ा हम बोल रहे हैं, U4 को अगर हम 2 से बड़ा बोल रहे हैं तो यहां से इंप्लाई हो जाएगा कि U4 जो है वो U6 से बड़ा हो जाएगा। तो यहां से हमें जो रिलेशन मिला वो कुछ इस तरह से मिला। U2 है, फिर U2 से छोटा है U4, फिर U4 से छोटा है U6। ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज करती जाएगी और ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है और ये सीक्वेंस कर रही है मोनोटोनिकली डिक्रीज।
ठीक है, यहां तक समझ में आया। देयरफॉर इन दोनों को कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं ना कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो हमेशा बड़ी रहेगी, ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा बड़ी रहने वाली है, किससे? इस सीक्वेंस से। ठीक है, हम यहाँ पर ये रिलेशन होल्ड करवा सकते हैं, आराम से करवा सकते हैं। पिछले हमने देख लिया था कि हर इवन नंबर की जो टर्म्स है, हर इवन नंबर हर ऑड नंबर से बड़ा ही मिल रहा है। सो दैट इन दोनों को कंबाइन करके हम फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड? देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट we can conclude that what we can conclude? We can conclude that u1 is less than u2, u3 is less than u5 is less than, इस तरह से ही चलता जाएगा। और कहीं पर यहाँ पर u6 मिलेगा, फिर u4 मिलेगा, फिर सबसे बड़ा यहाँ पर u2 मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे एक जादू दिखाई देगा कि ये जो सीक्वेंस मिल रही है ये 1 3 5 मतलब ये 2n-1 वाली सीक्वेंस है। यहां से अगर इसको उल्टा चलें, इस साइड में चलें अगर, तो यहां से ये जो सीक्वेंस मिल रही है ये 2n मिल रही है। u2n-1 जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, प्लस में क्या हो गई, वो बाउंडेड अबोव हो जाती है। बाउंडेड अबोव बाय व्हाट? u2, इस u2 से बाउंडेड अबोव हो गई। u2n जो सीक्वेंस है वो हो जाती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, प्लस बाउंडेड बिलो हो जाती है, किससे? वो बाउंडेड बिलो हो जाती है बाय u1 से। ठीक है, अब देखते हैं हम कि उसके बाद में क्या किया जा सकता है। देखो दोनों सीक्वेंसेस यहां से कन्वर्जेंट हो जाएंगी, सो बोथ द सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट। यहां से लिख देता हूं, सो both the sequences, कौन कौन से सीक्वेंस है? u2n-1, u2n-1 and u2n are कन्वर्जेंट। दोनों क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। लेट, अगर कन्वर्जेंट हो गई तो लेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u2n-1 जो है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है l को, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u2n जो है वो m को जा रही है। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ कि u2n-1 सीक्वेंस है वो अगर l को जा रही है तो u2n+1 सीक्वेंस भी तो l को चली जाएगी ना, क्योंकि ये इसी की तो टर्म मिलेगी हमें। u2n-1 बोल दो या फिर u2n+1 वाली टर्म बोल दो, तो इसी की तो ये टर्म है u2n-1, उसके बाद में u2n+1, इस तरह से इसी की टर्म निकल करके आएगी आगे हमारे पास में। ठीक है, इसी की अगली टर्म, तो ये दोनों सीक्वेंसेस वन एल को ही चली जाएंगी क्योंकि ये दोनों सेम ही सीक्वेंस की टर्म है। ओके, उस अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी आर गिवन, हमें जो डेफिनेशन गिवन है वो क्या है? un+1 इज इक्वल टू 6/1 प्लस un गिवन है। तो यहाँ से हम इस डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं? इस डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि u2n इज इक्वल टू 6/1 प्लस u2n-1। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से एक वैल्यू कम हो गई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वैसे ही 2n से एक वैल्यू यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद में u2n+1 अगर हम लिखना चाहें तो क्या उसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि 6/1 प्लस u2n, यहाँ से एक वैल्यू फिर से कम कर दी हमने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 2n है वो तो m को जा रही है ना, 2n-1 जो है वो l को जा रही है, 2n जो है m को जा रही है, 2n+1 जो है वो l को जा रही है। तो क्या इनकी जगह l और m रख करके हम इनको इक्वेट कर सकते हैं क्या? देखो 2n-1 और 2n+1 ये तो अभी बताया था कि एक ही सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो ये अगर l को जाएगी तो ये भी l को चली जाएगी। तो यहाँ पर m और n में वैल्यूज निकाल लेते हैं। m इक्वल टू 6/1 प्लस l
एंड L इक्वल टू 6 प्लस 1 प्लस एम, 6/1 प्लस एम। अब जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो नीचे वाली टर्म को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला m प्लस एम एल इक्वल टू 6, और यहाँ से क्या मिला l प्लस एम एल इक्वल टू 6, 6 दोनों इक्वेट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिला m प्लस एम एल इक्वल टू l प्लस एम एल। तो एम एल से एम एल कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या मिला हमें m इक्वल टू l। सो दैट हम क्या बोल सकते हैं, सो बोथ द सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। क्या बोल सकते हैं यहाँ से, सो both the subsequences converge to the same limit, ठीक है। both the sequences converge to the same limit। ओके यहाँ से ये तो प्रूव हो गया। अभी एक बात बताओ, ये तो हमने तब देखा था ना कि जब हम यहाँ 0 यहाँ 2 u1 की वैल्यू कहीं यहीं यहाँ ले रहे थे, तो u1 की वैल्यू यहाँ ले रहे थे, तो इसमें तो इंक्रीजिंग थी सीक्वेंस, तो सेम लिमिट को चली गई। 2 के बाद में डिक्रीजिंग थी, ठीक है, सेम लिमिट को चली गई। अभी ये बताओ कि u1 को लेने का सिर्फ यही तरीका थोड़ी था, u1 को लेने का तरीका यहाँ भी तो हो सकता है ना कि 2 के बाद में u1 को ले लिया जाए। तो यहाँ से अब आता है केस 2। केस टू में क्या होता है कि अगर u1 को चूज कर लिया जाता है 2 से बड़ा, 2 के बाद में अगर u1 को चूज कर लिया जाता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, हम डायरेक्ट लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we can conclude, it follows that what it follows that कि अब जो सीक्वेंस हमें मिलेगी ना उसमें क्या होगा, देखो जब 2 से बड़ा ले लेंगे ना हम un को, तो जितना भी हमने काम किया है वो वहां पे जो ये वाला साइन है ये उलट जाएगा। ये अगर ग्रेटर देन के लिए आ रहा था तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हमने काम किया है सब में साइन उलट जाएगा। जब साइन उलट जाएगा तो हमें फाइनली जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, u2 u4 u6, इस तरह से। ये जो इवन नंबर की जो सीक्वेंस है तो ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मिल जाएगी, और ओड नंबर वाली जो सीक्वेंस है u5 u3 एंड u1 ये हमें मिल जाएगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ ये सीक्वेंस कौन सी है, ये है 2n u2n, और ये वाली जो सीक्वेंस है ये कौन सी है u2n-1। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग वाली मिल जाएगी, ये डिक्रीजिंग वाली मिल जाएगी, और दोनों ही यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि दोनों ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्लस में बाउंडेड हो जाएंगे। और बाउंडेड हो जाएंगी, देखो u2n वाली सीक्वेंस है ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है और बाउंडेड हो गई किससे, u1 से। u2n-1 है ये डिक्रीज कर रही है मोनोटोनिकली, और बाउंडेड बिलो किससे हो गई, बाउंडेड बिलो किससे हो गई, u2 से बाउंडेड बिलो हो गई। ओके, सो दैट व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कैन कंक्लूड बोथ द सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। ये दोनों सीक्वेंसेस ही सेम लिमिट को कन्वर्ज करेंगी। ओके, प्रोसीडिंग सेम एज केस 1, आफ्टर proceeding same like case 1, we can conclude that कि दोनों ही सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, ओके, सेम लिमिट को कन्वर्ट कर गई। अभी हमें लिमिट पूछी है कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। जब देखो दोनों, अब देखो मुझे ये बताओ कि u2n-1 एंड u2n ये दोनों ही सीक्वेंस सेम लिमिट l को कन्वर्ट कर रही है दोनों ही केसेस के लिए, कि u1 जब 2 से बड़ा हो, u1 जब 2 से छोटा हो, दोनों ही केसेस के लिए जब ये सेम लिमिट l को कन्वर्ट कर रही हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस अगर L को जा रही हैं तो ये इंप्लाई हो जाता है कि UN को भी L को जाना चाहिए।
क्यों हो जाता है इम्प्लाई, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस मिल करके एल को पूरे को कवर कर लेती है, एल यू एन की एक भी टर्म बाहर नहीं छोड़ती है, अपने अंदर समा लेती है दोनों सीक्वेंस मिल करके। ठीक है, सो यू एन जो है वो एल को चला जाएगा, और यू एन जब एल को चला जाएगा तो हम जो रिलेशन हमें दिया हुआ था यू एन प्लस वन इक्वल टू 6/1 प्लस यू एन, यहाँ पर यू एन प्लस वन भी एल को चला जाएगा, और यू एन तो एल को जा ही रहा है तो यहाँ पे एल रख देंगे सिंपली। तो यहाँ पे लिखेंगे एल इक्वल टू 6/1 प्लस एल। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ वही इनइक्वालिटी, वो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगी कि एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 6 इक्वल टू 0। और जब इसका फैक्टर करेंगे हम तो हमें मिलेगा एल माइनस टू एंड एल प्लस थ्री, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल की दो वैल्यू निकल करके आती है, एल इक्वल टू 2 एंड एल इक्वल टू -3। सिंस की हमारी जो सीक्वेंस है वो हमेशा ही पॉजिटिव है तो हम एल इक्वल टू -3 नहीं ले सकते, तो इसकी लिमिट जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगी। तो एल इक्वल टू 2 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंस, बाय बाय।